इस सभागार में उपस्थित और मंच पर आसीन अधिवक्ता परिषद के सदस्यगण, अधिवक्तागण, आप सबों ने मुझे इस सभागार में बुलाकर जो जिम्मेवारी सौंपी है, खासकर इफेक्टिविटी ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2013 इन स्पीडी जस्टिस, ये विषय देखने से बड़ा आसान है बट इसमें कुछ गूढ़ता है। आज मैं उस गूढ़ता के बारे में आपसे कुछ बातें, व्यवहारिक पहलू भी और सैद्धांतिक पहलू भी, दोनों रखना चाहूंगा। अगर आप भारतीय न्याय संहिता 2013 की बात करते तो उसकी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन आपने उसमें शब्द यूज कर दिया है स्पीडी जस्टिस, त्वरित न्याय। यानी मैं जहां तक इसका भावार्थ समझता हूं कि आप इस विषय पर सुनना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में त्वरित न्याय कैसे हो सके। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपने 3 भाइयों के साथ, शॉर्ट में हम BNSS, BNS और BSA, भारतीय साक्ष्य संहिता की बात करें, हमेशा ये सुनने में आता है कि इसमें पुरानी ही बातें हैं। ये सत्य है कि पुरानी बातें ज्यादातर हैं, लेकिन अपने नए स्वरूप में हैं। बहुत से ऐसे अपराध हैं जो उस जमाने में, जिस जमाने में इंडियन पेनल कोड बना था, भारतीय साक्ष्य बना था, उस समय वो नहीं थे। उस समय टेररिस्ट नाम की चीजें नहीं थी। उस समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बातें नहीं थी। अपने वकालत के दौरान हम सब ये देखते रहते हैं, बार और बेंच के सदस्य होने के नाते, कि एक व्यक्ति लगातार उस अपराध को 10 केस, 15 केस, 20 केस, 30 केस, 40 केस में नाम आ रहा है। बहुत बार ये भी आता है कि पुलिस की ज्यादती से नाम आ रहा है। बहुत बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये नाम उस व्यक्ति के लगातार अपराध करने से आ रहा है। BNS में इसकी व्यवस्था की गई है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम का अपराध बना है। सजा भी उसमें दूसरी दी गई है, लेकिन मैं सजा के पहलू पर नहीं और मैं उस पर बात करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि उस BNS 2013 को त्वरित गति से हम आज के जमाने में कैसे उपयोग कर सकेंगे, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कानून 2 भाग में, सब्सटेंटिव पार्ट और प्रोसीजरल पार्ट में बटे हुए हैं। इंडियन पेनल कोड सब्सटेंटिव लॉ है, BNS उसी का नया नाम है, वो भी सब्सटेंटिव लॉ है। और इस सब्सटेंटिव लॉ को का रिजल्ट पाने के लिए पहले CRPC, अब BNSS का हम उपयोग करते हैं।
और इसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग करते हैं। लेकिन अपने अध्ययन के दौरान मैं एक बात आपसे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर आप त्वरित न्याय चाहते हैं बीएनएस 2013 में, तो ये 3 कानून ये सक्षम नहीं है जब तक कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का उपयोग आप इसमें नहीं करेंगे, और जिसकी बात बीएनएसएस में स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर दी गई। इसलिए मैं आपसे सिर्फ व्यवहारिकता वाले पहलू पर गौर करना चाहता हूं और उसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि बीएनएस का जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है बीएनएसएस की, जिसके उपयोग से हम त्वरित न्याय करना चाहें, वो है 530, 531 सेविंग क्लॉज है। लेकिन 530 में जो 4 लाइन दिए गए हैं, त्वरित न्याय की आत्मा उसके अंदर डाली हुई है। और मैं उस कानून के शब्दों को जस्ट आपके सामने उसको केवल पढ़ देता हूं, फिर उसकी व्याख्या करूंगा कि उसमें क्या लिखा है। All trials, all inquiries, all proceedings under BNSS, including issuance, service, execution of summons and warrants, examination of complaint, witnesses, recording of evidences in inquiry and trial, all appellate proceedings or any other proceedings may be held in electronic mode. ये जो शब्द इलेक्ट्रॉनिक मोड है, यही हमको फिजिकल वर्ल्ड से अलग करते हुए त्वरित न्याय को समझने के लिए बाध्य करता है कि जहां कल तक 1 जुलाई 2024 के पहले तक हम सारे चीजों का उपयोग फिजिकली कर रहे थे, वहां 1 जुलाई 2024 के बाद बीएनएसएस की धारा 530 ने स्पष्ट कह दिया कि आप उन सारे चीजों का उपयोग जो आप फिजिकल मोड में कर रहे थे, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेंगे। और इसके लिए उन्होंने 2 शब्द उसके अंदर डाले हैं। वो शब्द हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसकी परिभाषा भी उन्होंने सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के अंदर दी है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। और दूसरा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसकी परिभाषा भी बीएनएसएस के धारा 2 उपधारा 1 और क्लॉज ए के अंदर दी गई है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम थ्योरी में नहीं सिंपल व्यवहारिकता में हम बात करें, जैसे उदाहरण के लिए कि हमें एक कंप्लेंट फाइल करना है, हमें एक प्लेंट फाइल करना है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो हम आज अपने पटना उच्च न्यायालय में
जो रिट पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं वो रिट पिटीशन इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं है, हम उसे फिजिकली ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम उसकी स्कैनिंग ले रहे हैं, हम उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइंस में उसे कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। हम उसको डीमैटर कर रहे हैं, वो मैटर है लेकिन हम उसको डीमैटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम उसको ईमेल के माध्यम से हाई कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किए हुए सॉफ्ट पर दे रहे हैं, वहां से वो पूरी स्कैनिंग हूबहू डाउनलोड होकर के हाई कोर्ट के सर्वर में लोड हो रही है। दैट इज नॉट द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, एब्सोल्युटली नॉट। और बेसिकली हम यही भूल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे हम पिटीशन कन्वर्ट करें, कैसे कंप्लेंट करें, कैसे एफआईआर करें, यही वो बेसिक टेक्निक है जो हर लॉयर को सीखना है। और ये हम तभी सीख सकते हैं जब हम वास्तविकता में उस पर काम करें, और उसके लिए बिना आईटी एक्ट के वो संभव नहीं। बिकॉज हम फिजिकल मोड में जब कोई भी आवेदन दाखिल करते हैं तो वो आवेदन मेरा हो, इसके लिए मेरा हो का मतलब पर्टिकुलर एडवोकेट एक्स का हो। हम उसमें जब तक दो बातें नहीं करते वो आवेदन मेरा नहीं है। पहला, हम उस पर थ्रू करते हैं, फाइल थ्रू अपना नाम लिखते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं, डेट देते हैं, अपना एओआर नंबर या जो नंबर भी चल रहा है वो नंबर डालते हैं। हमारे मुंशी उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस व्यक्ति का सिग्नेचर आइडेंटिफाई होता, वो एफिडेविट पर साइन करता, वकालतनामा पर फिर हम साइन करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। बुनियादी बात इसी को समझनी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे होगा। तो आप समझ लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दो शब्द सुझाए गए। एक है डिजिटल सिग्नेचर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल सिग्नेचर है, और इस डिजिटल सिग्नेचर को हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मेंबर ऑफ बार हो या मेंबर ऑफ बेंच हो, वो उसे डिजिटल सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग ऑफिसर से ऑब्टेन करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी काम करने वाले हैं, बिकॉज उन लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली कंप्यूटराइज कर दिया है, या इनकम टैक्स पर जो काम कर रहे हैं या जीएसटी पर जो काम कर रहे हैं, वो लॉयर इस बात को समझ रहे हैं। वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में पेन ड्राइव में आपका सिग्नेचर मिल जाता है, और वो पेन ड्राइव हमेशा आपके पास रहता है या रहना चाहिए। कोई भी आवेदन जब आप लिखते हैं कंप्यूटर में ही, तो आप सिर्फ पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाकर अपने उस डिजिटल सिग्नेचर को एप्रोप्रिएट प्लेस पर स्टिक कर देते, चिपका देते। अब डिजिटल सिग्नेचर लेने के लिए आप अपना पूरा डिटेल, फिजिकल कॉपी और उसकी सॉफ्ट कॉपी सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जमा रहती है।
और ये जो आपको पेन ड्राइव मिलता है इसे कहते हैं प्राइवेट की। ये प्राइवेट की है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के पेन ड्राइव में आप डालकर अपने प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हुए आप सिग्नेचर कर देते हैं। आपका सिग्नेचर स्टिक हो जाता है, वो वैलिड है। उसके ऑथेंटिकेशन की मेथोडोलॉजी आईटी एक्ट में दी गई है। बट वकील के व्यवहार के लिए इतना ही आवश्यक है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में आवेदन दें। वैसे तो उसकी कीमत 25 रुपए, लेकिन जो लोग उस संस्था में लगे हैं वो कोई 100, कोई 200, कोई 150 में देता है। बट ऑफिशियल खर्च 25 रुपए, उसी में आप डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन यदि आप ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑब्टेन करते हैं। उसमें ज्यादा डिटेल देना है। वो हमें पेन ड्राइव में ठीक उसी तरह मिलता है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी प्लीडिंग ड्राफ्ट करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के पन्ना पर जैसे ही करेंगे कि सॉफ्ट कॉपी में जैसे ही वो डाला जाएगा तो उसकी जांच पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फलाने वकील साहब के चैम्बर का, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फलाने ऑर्गेनाइजेशन का। सो डिजिटल सिग्नेचर इज योर पर्सनल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज बाय वर्च्यू ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप वकील हैं, आप सीए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप होटल वाले हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलग है। उसका परफॉर्मा बना हुआ है आईटी एक्ट में, शेड्यूल आप देखेंगे, उसको अप्लाई करना है वो आपको मिल जाता है। लेकिन अभी हमारे कंट्री में वैसे मैटर्स जो करोड़ों में हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज हो रहा है, बाकी सब डिजिटल सिग्नेचर से ही यूज हो जा रहा है। यानी स्टेप 1, आपने मुकदमा ड्राफ्ट किया, एक कंप्लेंट या एक पिटीशन ड्राफ्ट किया, तो आपने वकील वाला सिग्नेचर, अपना डिजिटल सिग्नेचर उस हर पेज पर जहां चाहे चिपका सकते हैं, आपने चिपका दिया। और जिस क्लाइंट का वो है उस क्लाइंट का भी अपना डिजिटल सिग्नेचर है, वह भी अपना डिजिटल सिग्नेचर ठीक उसी तरह चिपका देता है जैसे आप एफिडेविट पर उसका फिजिकल सिग्नेचर लेते हैं। आपका क्लर्क भी आई आइडेंटिफाई, उसका भी अपना डिजिटल सिग्नेचर होगा, वह भी वहां स्टिक कर देगा। तो प्रिंट कंप्लीटली फिजिकल फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सीधे कंप्यूटर में रेडी हो गया। जो एनेक्स्चर लगाते हैं, आप क्लाइंट का यूज करना चाहते हैं, अपना यूज करना चाहते हैं, आप उसको हर पेज को यूज कीजिए, सब पर वो सिंबल चिपकता चला जाएगा और वो उसका पार्ट एंड पार्सल होगा। अब प्रश्न है कि उसकी जांच कैसे हो? हम जिस डिजिटल सिग्नेचर को हम यूज कर रहे हैं उसकी प्राइवेट की पेन ड्राइव के रूप में मेरे पास है, लेकिन हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे यूज कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक की भी उपलब्ध है कि आपके उस सिग्नेचर का वेरिफिकेशन उस पब्लिक की से हो जाएगा कि साहब किस प्राइवेट की के द्वारा इसको स्टिक किया गया है। और अगर किसी आदमी ने यह होशियारी दिखाई तो
कंप्यूटर यूज करने वाले ये जानते हैं कि जिस समय जो पिक्चर या जो वर्ड टाइप किया गया, टाइम, उसकी आइडेंटिटी, किसने एंट्री की, वो सब कुछ आ जाता है। और इस बात के लिए, इस गलती के लिए सजा 3 साल, फाइन 3 लाख से 5 लाख है। ये ऑलरेडी है, आईटी एक्ट में ये बात दी गई है। इस तरह से आप अपना कंप्लेंट ड्राफ्ट करते हैं। आप कंप्लेंट यहां से जिस सीजीएम के यहां भेजना है आपने जमा कर दिया, हाई कोर्ट में जमा कर दिया, वहां कंप्लेनेंट की गवाही बनी। कोई जरूरी नहीं कि कंप्लेनेंट कोर्ट में जाए और ओथ ले। आप ऑनलाइन जुटेंगे, आपकी गवाही होगी, सोलोमन अफर्मेशन होगा, टाइप करने वाला कोर्ट में टाइप होगा, डिपोजिशन राइटर टाइप कर लेगा। अब याद है आपको कि गवाही में आप जाते हैं और लिखते हैं पढ़ा और सही पाया। वकील साहब सुनाएंगे गवाह को कि भाई देखो यही तुमने बोला है, लिखेगा ट्रू एंड करेक्ट। उसके बाद उस क्लाइंट का डिजिटल सिग्नेचर उस पे स्टिक यही हो जाएगा। कोर्ट में जाने के लिए आप अपने चैम्बर से ही डिजिटल सिग्नेचर को स्टिक कर दिया, जज साहब ने भी अपने डिजिटल सिग्नेचर को स्टिक कर दिया, और इतना होने के बाद आपका केस डिजिटल फॉर्म में ही न्यायालय में जमा हो गया। आपको अगर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, डिजिटली ऑन सर्टेन पेमेंट आप रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट से ही आपको सर्टिफाइड कॉपी आपके मेल पर चली जाएगी। अब एफआईआर की हम अगर बात करें तो हम जानते हैं कि एफआईआर फाइल करने के बाद धारा 154 में सीआरपीसी में दी गई है। बीएनएसएस में ये धारा 173 में है। और कंप्लेंट फाइल करने के बाद जो धारा 200 में दी गई है थी, वो बीएनएसएस में 223 में 223 में, जहां पर हम 154 में और 173 में जो बुनियादी बातों में फर्क आया है वो बहुत बड़ा है। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट हम लोग डिफरेंट जजमेंट से हम समझते हैं कि साहब जीरो एफआईआर का कंसेप्ट है, कोई एफआईआर कहीं भी दाखिल हो सकता है। लेकिन जब आप 173 को पढ़ेंगे तो उसमें जीरो एफआईआर का कंसेप्ट स्टैट्यूट के अंदर ही इंसर्ट कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकता है, अगर उसके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो सिर्फ लिखने के बाद अपना डिजिटल सिग्नेचर स्टिक करेगा, वो वैलिड होगा। अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो वो 24 घंटा के अंदर समय दिया गया है, उसमें वो फिजिकली वहां उपस्थित होकर साइन कर दे। अब उसमें एक शर्त लगाया गया कि ये सीआरपीसी नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है, इसका नाम है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जहां कहीं एज ए मेंबर ऑफ बार और बेंच आपको कंफ्यूजन है समझने में, अप्लाई करने में, तो बीएनएसएस की भावना को सबसे ऊपर रखें
और कहें कि साहब ये दंड प्रक्रिया नहीं है, नागरिक सुरक्षा है, तो जहां कहीं बार और बेंच को कंफ्यूजन हो, तो जिस कार्य को करने से नागरिक की सुरक्षा होती है वही प्रिवेल करें और करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द प्रस्तावना, दिस इज द फ्रेमवर्क। अब उसमें यह व्यवस्था की गई है कि वैसी सजाएं जिसमें पनिशमेंट 7 साल से कम है, और हम सब जानते हैं कि बहुत से कंप्लेंट झूठे, बहुत से एफआईआर झूठे सच्चे होते रहते हैं। ये शक्ति प्रदत्त की गई है पुलिस में कि उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकेगी एफआईआर से 15 दिनों के अंदर, और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में यदि पाया जाता है कि यह गलत है तो एफआईआर दर्ज नहीं। अब यह प्रश्न है और यह क्रिटिसिज्म है कि पुलिस हर केस में ऐसा करेगी या मनमाना करेगी। तो हम वकील हैं ना, हम हैं इसीलिए, यानी आज के समय का लिटिगेशन बदलेगा। कल तक हम जा रहे थे कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, हम 156(3) में जा रहे हैं। आज के डेट में दोनों स्थिति है कि एफआईआर दर्ज हुआ और पुलिस सिग्नेचर नहीं ले रही। हम कहां जाएंगे? 3 दिन बीत गए, हम डिजिटली साइन करके दिए, फिर भी पुलिस इंटरटेन नहीं कर रही, हम कहां जाएंगे? आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इस्तेमाल करके आवेदन देना होगा कि जब डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है और हमने एफआईआर पर जब डिजिटल सिग्नेचर करके दे दिया तो पुलिस वेरीफाई कर ले। मैंने प्राइवेट की डाला है, वो पब्लिक की से वेरीफाई कर ले कि मेरा सिग्नेचर है या नहीं। बिकॉज एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिजिटल सिग्नेचर the all details of the parties are kept at one place which can be verified by any public authority, तो वो वेरीफाई कर ले। तीसरा सिचुएशन जो कि बड़ा व्यवहारिक है और वकील होने के नाते, वकील के दिमाग से सोचने के नाते ये उठेगा कि आवेदन लिख दिया गया, दाखिल कर दिया गया, विलेज बैरिस्टर के पास पहुंचा तो विलेज बैरिस्टर ने कहा कि सब तो लिखा आपने, जान मारने की नियत नहीं लिखा, तो 307 नहीं लगेगा, इसलिए प्रयास कीजिए कि वो जुट जाए। और थाना कहेगी कि नहीं साहब आपने भेजा है, आपने जान मारने की नियत नहीं दे रहा, और आप फिजिकली जा रहे हैं कि नहीं इसमें जान मारने की नियत जोड़ दिया गया, आप इलेक्ट्रॉनिकली पहले भेज चुके हैं, या कोई एक ऐसा लाइन या स्टेटमेंट जोड़ना चाहते हैं। या बहुत बार एफआईआर हम लोग देखते हैं कि साहब एफआईआर में 5 लाइन लिखा हुआ है, बीच में छोटा सा एक लाइन घुसा हुआ है जो बाद में लिखा हुआ है, उसका स्कोप कम होगा। और उसको डिसाइड होने के लिए यही फिलॉसफी याद रखनी पड़ेगी कि इट इज बीएनएसएस, इट इज नॉट दंड प्रक्रिया संहिता, और जो एप्रोप्रिएट होगा वो प्रेयर होगा। तीसरा सिचुएशन कि अगर एफआईआर पर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपने आवेदन दिया पदाधिकारी को, पदाधिकारी चुप हो गए, नहीं बैठे, कुछ नहीं कर रहा, 15 दिन बीतने जा रहा, यू आर एडवोकेट, यू कैन मूव बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि साहब दिस इज द पोजीशन। उनको डिसाइड करना था, वो डिसाइड नहीं कर रहा है, लेट हिम डिसाइड, मेरी इंक्वायरी करेंगे नहीं करेंगे। चौथा पोजीशन 156(3) का स्कोप खत्म नहीं किया गया है, 153 का स्कोप 175(3) में आ चुका है। इन्वेस्टिगेशन का पावर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकेंगे, ऐसा उसमें है। हम सभी जानते हैं कि कंप्लेंट केस दाखिल करते समय या तो कंप्लेंट केस झूठा है
या कंप्लेंट केस का कुछ पार्ट कंप्लीटली झूठा है, कोई सेक्शन अट्रैक्ट होने के लिए पॉकेट से पैसा निकालने की बात, कान से झुमका छीन लेने की बात, रुपया निकाल लेने की बात, सेरिमोनियल एक लाइन ऐड कर दिया गया। दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ आवर एक्सपीरियंस वर्किंग इन द लीगल फील्ड। लॉ मेकर ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कंप्लेंट केसेस में अगर कोई कंप्लेंट दाखिल होता है तो ऐसे होगा, इंक्वायरी विटनेस होगा, बहस होगा, और न्यायालय को दो ऑप्शन है, या तो न्यायालय संज्ञान लेगी या नहीं लेगी। अगर न्यायालय संज्ञान नहीं लेती तो मैटर पहले जैसा कोई बात नहीं, लेकिन अगर न्यायालय को संज्ञान लेना है तो न्यायालय को एक्यूज को सुनना होगा। दैट चेंजेस हैज कम, सो बी रेडी कि कॉग्निजेंस होने के पहले कंप्लेंट केस में कंप्लेंट को नोटिस जाएगा, कंप्लेनेंट की सुनवाई होगी और होने के बाद ही संज्ञान होगा, उसके पहले नहीं। चाहे वो प्राइवेट कंप्लेंट हो, चाहे वो ऑफिशियल कंप्लेंट हो। और ये इसलिए किया गया है कि नागरिक सुरक्षा बनी रहे। फ्रेवलस केस हो गया, कॉग्निजेंस हो गया, पता ही नहीं है, वारंट के लिए मारे मारे फिर रहा है, 205 के लिए फिर रहा है एक्यूज, वकील के चैम्बर में कह रहा है कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है, वारंट आया तब पता है। वकील कह रहे हैं कि भाई क्या करें, उपाय नहीं है, आपको तो देखिए बेल ही लेना होगा, एफआईआर सिक्योर करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। वो कह रहा है कि हम क्या करें, बेल लेने के बाद भी चार्ज डिस्चार्ज हमको करा दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं डिस्चार्ज कैसे होगा, जिस मटेरियल पर कॉग्निजेंस हुआ है उसी मटेरियल पर चार्ज फ्रेम हो रहा है, बहुत कम स्कोप है आपका। जब आप चार्ज फ्रेम हो जाएगा, गवाही प्रोसिक्यूशन की हो जाएगी, डिफेंस की गवाही जब होगी 313 हो जाएगा, जब उस समय आपसे पूछा जाएगा कि साहब आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, तब आप कहिएगा। लॉ मेकर ने उसको खत्म कर दिया। एक और बड़ी अद्भुत बात इसके अंदर हुई है जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सफर कर रहा था बड़े जबरदस्त रूप से, कि जब तक एक्यूज्ड उपस्थित नहीं होता था मुकदमे का ट्रायल नहीं हो सकता। अगर बाइफरकेट हुआ ट्रायल तो जो गवाह कंटेस्टेड एक्यूज में आए उनको फिर से आना होगा यदि ट्रायल टूटने के बाद दूसरे अभियुक्त के खिलाफ ट्रायल चला। लॉ मेकर ने व्यवस्था खत्म कर दी। अगर कोई एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड भी है तो उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा इन एब्सेंसिया ऑफ द एक्यूज्ड। ध्यान केवल इतना ही देना है कि जो नॉन अपीयरिंग एक्यूज्ड हैं उनके लिए कोर्ट से यह रिक्वेस्ट कर देना है कि नॉन अपीयरिंग एक्यूज्ड के लिए एक वकील साहब नियुक्त कर दिए जाए। उसका पैसा सरकार वहन कर लेगी और वो गवाही जो नॉन एब्सेंसिया में गवाही हुई थी अब फिर से गवाही नहीं होगी, उसी गवाही पर काम चल जाएगा। मार्वलस चेंजेस आए हैं। तीसरा सिचुएशन कि अभी तक सीआरपीसी में कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, ट्रायल। अब यंगस्टर को बड़ी दिक्कत थी शुरू में भी। जब शुरू में मैं क्लास लेता था सीआरपीसी का और बताता था बच्चों को कि देखो ऑफेंस एक ही है, बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, कॉग्निजेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है, ट्रायल होता है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते थे।
एक दिन सोचते 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 मुझे लगा कि भाई कौन सा ऐसा कहानी कहूं कि ये बात इनके दिमाग में बैठ गई। एंड ए क्लिकिंग हैज कम इन माय माइंड कि हमने हंसते हुए बताया कि साहब देखो, अपराध तो एक ही है, लेकिन पुलिस जब देखती है तो पुलिस के चश्मे में दो लेंस है। वकील साहब देखते हैं उसी अपराध को तो उनके चश्मे में भी दो लेंस है, लेकिन जज साहब जब देखते हैं तो उनके चश्मे में 4 लेंस है। मैं लेंस का नाम केवल बता देता हूं। उन्होंने कहा कि वकील साहब के जब चश्मा देखोगे तो वकील साहब बेलेबल और नॉन बेलेबल देखेंगे। बेलेबल देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, नॉन बेलेबल देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, डराएंगे तो क्लाइंट पैसा देगा ज्यादा कि नॉन बेलेबल बेलने में उपाय नहीं है। दरोगा जी जब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग देखेंगे तो कॉग पर देखेंगे तो दुखी हो जाते, नॉन कॉग देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, उनको परमिशन लेना है सब मजिस्ट्रेट से। लेकिन कॉग्निजेबल जैसे ही देखेंगे वो खुश हो जाते हैं कि चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में उनको इन्वेस्टिगेशन एट वंस शुरू करना है एंड पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। लेकिन जब जुडिशियल अफसर देखते हैं तो उनके चश्मे का 4 नंबर है। वो पहले देखते हैं कि साहब ये समरी ट्राइबल है, समन्स ट्राइबल है, वारंट्स ट्राइबल है या सेशंस ट्राइबल है। तो देखो अपराध एक ही है, लेकिन चश्मे का नंबर सबका अलग अलग है। तो मैंने देखा कि साहब विद्यार्थी को तुरंत एकदम याद हो गया एक ही बात। अब उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा वकील साहब वाला चश्मा देख रहा है, अच्छा जज साहब वाला चश्मा देख रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से कि इस जस्टिस सिस्टम में जो बीएनएसएस में जो बात आई है उसमें एक न्यू लॉयरिंग पैदा हो गई है। एक नए टाइप के लॉयर का कंसेप्ट डेवलप हुआ है जिस पर वर्क नहीं हो रहा। अमेंडमेंट में भी ये आ चुका था 2010 में, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसको पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, हाई कोर्ट जजेस ने इसको पकड़ लिया। फैकल्टीज को बोलना शुरू किया कि साहब आप जुडिशियल एकेडमीज में जाइए तो इन पर बोलिए। ये टास्क हमको बिहार में मिला, झारखंड में मिला, नेशनल जुडिशियल एकेडमी में मिला। आंसर आता था पार्टिसिपेंट का, यार ऐसा नहीं क्यों पढ़ाते हैं, वकील पूछते हैं, वकील को कुछ समझ में नहीं आता। मैं इस मंच से आपको आगाह करता हूं, हर एक केस में विक्टिम्स लॉयर का कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। अभी तक आप प्रोसिक्यूशन लॉयर जानते थे, अभी तक आप डिफेंस लॉयर जानते थे, विक्टिम्स लॉयर का कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। कंसेप्ट ऑफ विक्टिमोलॉजी हैज कम इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। 2010 के अमेंडमेंट के बाद ये चीजें इंसर्ट हो गई और बीएनएसएस में कूट कूट कर ये बात डाल दी गई। उसी तरह से हम अगर सिविल सिस्टम की बात करें तो आज के डेट में आईटी एक्ट सीपीसी भी एप्लीकेबल है। हम आईटी एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां भी। जो आईटी एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रावधान है उस प्रावधान को लिख लीजिए या सुन लीजिए उसके बारे में। कंप्यूटर सेक्शन 2 में डिफिनेशन है, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इंटरमीडियरी, ओरिजिनेटर, प्राइवेट की, पब्लिक की। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल बखूबी होगा और जितना तेज आप करेंगे उतना स्पीडी जस्टिस आप कर पाएंगे। इसके अलावे एक बात और महत्वपूर्ण है, अक्सर ये प्रश्न
पूछा जाता रहा है या दिमाग में उठता रहा है, मोबाइल में लिए गए पिक्चर का क्या एविडेंसरी वैल्यू है? कोई पिक्चर हमारे यहां आया, उसका क्या एविडेंसरी वैल्यू? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में BSA के अंतर्गत सेक्शन 63 के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बनना है, वो शेड्यूल में, BSA के शेड्यूल में बना हुआ है, प्रिंटेड परफॉर्मा। और दोनों के लिए इंडिविजुअल पर्सन इफ यूजिंग फोटोग्राफ ऑफ हिज मोबाइल, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, ईमेल, उस सर्टिफिकेट में सबकी चर्चा है कि ये जो मटेरियल आप दे रहे हैं कहां से दे रहे हैं, क्या मोबाइल नंबर है, क्या एनी नंबर है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। आपको उसको भर देना है, फोटोग्राफ निकाल लेना है या पेन ड्राइव ले लेना है, सिग्नेचर कर देना है और उसका सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, हो गया एविडेंस। एक्सपर्ट के लिए अलग चार्ट बना हुआ है, अलग शेड्यूल है और 2 ही शेड्यूल है। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई जो थोड़ी हास्यास्पद है और प्राइमा फेसी एक्सेप्टेबल नहीं लगता कि उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज प्राइमरी, हार्ड कॉपी सेकेंडरी। प्राइमरी कहने का पर्पस यह था उनका कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ही एविडेंस अपना दें और जहां इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा तो वही प्रिवेल करेगा। दैट इज द ब्यूटी। सिविल में उसी तरह से हर डॉक्यूमेंट को आप यूज कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने, अगर मान लिया जाए कि ऑनलाइन आपका कोई डॉक्यूमेंट है या रजिस्ट्री आपने निकाला, आप रजिस्ट्री निकालिए, उसकी हार्ड कॉपी दीजिए, बट रिमेंबर इट, ये जो पब्लिक की और प्राइवेट की है, इसकी जांच बड़ी आसानी से हो जाएगी और गलती पाए जाने पर 3 साल की सजा और 3 लाख से 5 लाख का फाइन। और एक बात और आई है, 2023 में एक नया लॉ आया, वो एप्लीकेबल है केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर। वो कहता है कि इन धाराओं में अगर अपराध हुआ तो जो पनिशमेंट अमेंडमेंट के समय या इंसर्शन लॉ, नया लॉ आने के समय जो सजा है, 3 साल के बाद वो सजा 10% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब इंतजार नहीं करना कि साहब 100 रुपया सजा था तो 100 रुपया रहेगा, हर 3 साल पर 10% बढ़ता जाएगा। वो आईटी एक्ट में वो इंसर्ट किया गया। अब प्रश्न ये है कि हम जो ट्रांजिशन फेज में हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो मेरा यह कहना है कि वकालत एक बहती धारा है, हर उम्र के लोग इसमें हैं। आप याद कीजिए कि जिस समय मोबाइल का जमाना आया और हमसे सुपीरियर जो लोग थे, हमसे सीनियर जो लोग थे, वो बढ़ाते थे कि जरा मोबाइल लगा दो, जरा बात करा दो, और हम यूज करते थे। वही फेज है अभी कि आप अपने चैम्बर के यंग लॉयर को, जो कुछ लॉ नहीं जानता, नॉविश है, लेकिन वो कंप्यूटर जानता है, आप उसका इस्तेमाल करें।
और कानून के उस रेलेवेंट प्रोविजन को देखकर वो यूज करने में आपको अवेयर करेगा, आप कानून में अवेयर हो जाएंगे। और जब एक बार आप काम शुरू कर देंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि चीजें कितनी स्मूथ हो गई। लास्ट में मैं आईटी एक्ट के संबंध में 11, 12 और 13 सेक्शन 11, 12 और 13 जैसे किसी भी नोटिस के दिए जाने के लिए हम सीपीसी का ऑर्डर 5 इस्तेमाल करते हैं कि साहब हम जिस दिन भेजेंगे रजिस्ट्री का डेट होगा। बहुत लोग होशियारी ये करते हैं कि लीगल नोटिस ब्लैंक दे देते हैं या कुछ लिख के देते हैं, उसके अंदर कोर्ट में कुछ और फाइल कर देते हैं। या आप में से जो लोग ट्रायल कोर्ट में एग्जिबिट मार्किंग का प्रोसेस है वो आप जानते हैं कि साहब शुरू में मुझे याद है कि जब एक लीगल नोटिस वकील का एग्जिबिट करना था वकील साहब का, तो पूछा अपोनेंट के वकील ने क्लाइंट से, लीगल नोटिस किसने तैयार किया? वकील साहब ने। सिग्नेचर किसका है? वकील साहब का। किसने भेजा? वकील साहब ने भेजा। आपने क्या किया? हमने सिर्फ पैसा दिया। सीनियर ने बड़ा डांटा उसे, कहा कि तुमको एकदम बुद्धि नहीं है। इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो तुमको बोलना है मेरे कहने पर वकील साहब ने ड्राफ्ट किया है, मेरे कहने पर हमारे पढ़ने के बाद जब हम सही पाए हैं तो वकील साहब सिग्नेचर कराए हैं। तो हमने पूछा उनसे कि सर इतना बात पूछने की क्या जरूरत है? अगर हम सिग्नेचर करते हैं एज ए लॉयर, हम पार्टी का भी सिग्नेचर उस पर करा लेंगे, दोनों का सिग्नेचर रहेगा। वो खड़ा होकर तब बोलेगा कि हाँ मेरे सामने से हुआ, मेरे भाई की है, उसे रिसाइन करते हैं। बोले कि हाँ इट इज गुड आइडिया। उसके बाद से जब तक हम वकील रहे, हम कोई भी लीगल नोटिस पर पार्टी का सिग्नेचर कराते थे, तो उसके बाद अपना करते थे, तब देते। एग्जिबिट मार्किंग में बहुत सुविधा हो, बिकॉज वो पार्टी था। ऐसे हमेशा झगड़ा होता है कि कंटेंट कांट बी, लेकिन वो पार्टी है, उसी के इंस्ट्रक्शन पर ड्राफ्ट हुआ है, तो वो कंटेंट के बारे में ही बोलता था, कोर्ट ऑब्जेक्ट नहीं करती। So that is a technique which could be developed by applying the mind by the bar time and again. जब जैसी समस्या आई आपने काम शुरू किया और किया उसको। सेक्शन 11, 12 और 13 बात करता है एट्रीब्यूशन की, एक्नॉलेजमेंट की, डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको ऐसे समझिए कि मेरा अनुभव फर्स्ट इस तरह का अनुभव आईआईटी के केस में था। जब मैं आईआईटी का काउंसिल था तो एक केस आया, टेंडरर ने कहा कि जबरदस्त बात आ गई है, जिसने क्रिमिनल जस्टिस टेंडर, मैंने 5:30 का समय था, मैंने 3:30 पर्टिकुलर लास्ट डेट को 3:30 पर हमने भेज दिया था मेल। ये देखिए मेरे मेल का प्रूफ। ऑफिस ने कहा कि साहब हमने इसको रिसीव ही किया है नेक्स्ट डे 8 बजे। देख लीजिए मेरे कंप्यूटर का रिसीव। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि वो कह रहा है कि लास्ट डे को हमने भेज दिया था 3 बजे 5:30 में टाइम था, ये देखिए मेरा प्रूफ, और वो कह रहा है कि साहब ये देखिए मेरा प्रूफ कि हमने रिसीव किया इसको नेक्स्ट डे यानी 16 को 8:30 पर सुबह में। कंप्यूटर यही बता रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इसकी बनाया गया है नियम। टाइम लैग पर क्या होगा, उसमें एक शब्द है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का टेक्निकल मीनिंग है कि आपने उसे स्वयं रेडी किया है या किसी के माध्यम से भिजवा दिया है। एट्रीब्यूशन का प्रोविजन है सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 में एक्नॉलेजमेंट का है कि कब एक्नॉलेजमेंट माना जाए।
अब जैसे चिट्ठी गई, फिजिकली चिट्ठी जाती है किसी को अपॉइंटमेंट लेटर, और उसको समय दे देगा 30 दिन का, वो प्ली लेता है कि हमको तो मिला ही नहीं, हम क्या करें, हमको ये मिला 1 महीना के बाद, हमको ज्वाइनिंग दिला दिया जाए। कोर्ट कहती है दिखाइए प्रूफ, और कोर्ट कहती है कि नहीं साहब ज्वाइन कराइए। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कंप्यूटर से किसी ने चिट्ठी भेजी कि आप ज्वाइन करें, ज्वाइन 5 दिनों के अंदर ज्वाइन नहीं करने पर यह माना जाएगा, स्टैच्यूट में ही इंसर्ट कर दिया गया। उसी तरह से सेंडिंग टाइम, रिसीविंग टाइम क्या होगा, दैट हैज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड। यानी सीपीसी के सेक्शन 5 का प्रोविजन जो फिजिकल मोड में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, वो सारी व्यवस्था एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट, डेट, टाइम क्या होगा, उसकी चर्चा वहां की गई है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कैसे लीगली एक्नॉलेज होगा, इसकी चर्चा की। तो मैं इस बातों को कहते हुए कि आप बीएनएस के अंदर स्पीडी जस्टिस चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का उपयोग करना होगा, अदरवाइज वो चीजें जस की तस, धरी की धरी रह जाए। इन्हीं बातों से मैं विराम देता हूं। जय हिंद। HPHW न्यूज भारत, हर भारतवासी का अपना चैनल। सिस्टम वह नहीं कि जिसमें एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बैठे तो वह भी भ्रष्ट हो जाए, बल्कि सिस्टम तो ऐसा हो कि जिसमें क्रूर से क्रूरतम और भ्रष्ट से भ्रष्टतम व्यक्ति भी बैठे तो वह भी राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की सेवा करने लग जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही एक सशक्त सिस्टम की आवश्यकता है। HPHW न्यूज भारत।